एक किन्नर के शादी की साजिश। जब मैंने शादी के बाद अपने पति को देखा तो मुझे पता चला कि मेरे पति एक किन्नर थे। मुझे यह बात पता चलते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। भला कौन लड़की चाहेगी कि उसका पति किन्नर हो, लेकिन मैंने उन्हें अपना लिया क्योंकि वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। एक दिन मुझे चक्कर आने लगे और जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत डर गई। एक दिन मैंने देखा तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है। हमारी छोटी सी उम्र में ही शादी कर देना हमारे गांव की एक परंपरा थी। इसी परंपरा का मुझे भी शिकार बनाया गया। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और मेरी उम्र 15 साल थी। और इसी उम्र के होने के साथ साथ हमारे गांव में लड़कियों की शादी कर देते थे और वही मेरे साथ हुआ। मेरे लिए भी रिश्ते देखने शुरू हो गए। एक दिन एक रिश्ता मेरे लिए आया। वो लोग काफ़ी बड़े लोग थे और लड़का मुझसे एज में दुगना था। उनके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा होने की वजह से घर वालों को वो रिश्ता मेरे लिए काफ़ी ठीक लगा, लेकिन इस रिश्ते से मैं खुश नहीं थी और भगवान ने भी मेरा ही साथ दिया और वो रिश्ता होने से पहले ही टूट गया क्योंकि बड़े घर के होने के कारण उन्होंने काफ़ी धन की मांग की थी और मेरे पिताजी इतना धन नहीं दे सकते थे और ये रिश्ता टूट गया। खैर, इस रिश्ते के टूटने से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। ऐसे ही दिन निकलते चले गए। कुछ समय बाद एक रिश्ता और आया। घर के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये लड़का बहुत अच्छा है और हमारी कुसुम की ही एज का है और एक बड़ी कंपनी में काम करता है। मैं हैरान थी कि ये मेरी अच्छी किस्मत है या कोई जादू, क्योंकि पूरे गांव में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी लड़की को उसकी ही एज का हमसफ़र मिले। हर लड़की का दूल्हा उसकी एज से दुगना होता था। खैर, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे इन सब का शिकार नहीं होना पड़ा। मेरा रिश्ता तय हो गया और मेरे दूल्हे का नाम कपिल था और घर वाले ये भी बात कर रहे थे कि लड़के वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया है। मैं हैरान थी क्योंकि पूरे गांव में आज तक बिना दहेज की कोई शादी नहीं देखी मैंने। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे गांव के इस घटिया रिवाजों से छुटकारा मिल जाएगा और यही सब सोचकर खुश हो रही थी और कपिल के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने बुनने लगी। खैर, धीरे धीरे समय निकलता गया और मेरी शादी कपिल से हो गई और कपिल मुझे अपने घर ले आए। मेरे ससुराल में मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। कपिल के घर में उनकी माँ के सिवा और कोई नहीं था। कपिल के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब मेरी सुहागरात का समय आया जिसका हर लड़की को इंतज़ार रहता है। अब मुझे फूलों से सजे कमरे में भेजा गया। मेरे कमरे में जाने के कुछ समय बाद कपिल भी कमरे में आए। उनके बाद मुझे जो पता चला, उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पता चला कि कपिल एक किन्नर हैं। उसके बाद मैं तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। शादी को लेकर हर लड़की के कुछ सपने होते हैं। मेरे भी कुछ सपने थे, पर अब वो सब टूटते हुए नज़र आ रहे थे। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे कि कपिल अगर किन्नर थे तो उन्होंने शादी ही क्यों की, उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। अब मैं ये भी समझ गई थी कि दहेज ना लेने के पीछे उनका यही राज छिपा हुआ था। मैं जो उम्मीद और अरमान लेकर अपने ससुराल आई थी, उन सब पर पानी फिर चुका था। मुझे तो कपिल से नफ़रत सी हो गई थी। आखिर कौन लड़की किन्नर पति पाकर खुश होगी। मुझे तो अपनी सास पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो एक औरत होकर
मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अपने बेटे की सच्चाई जानते हुए भी उन्होंने उनकी शादी करवा दी और मेरे घर वालों को इस गलतफहमी में रखा। अब कपिल की सच्चाई जानने के बाद मैं उनके साथ कैसे रह सकती थी और एक किन्नर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी। ये सब सोचते हुए मैं अपना सामान पैक करने लगी। तभी मेरी नज़र कपिल पर गई। वो सोफ़े पर अपनी मायूस चेहरे के साथ बैठे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी तरफ इस कदर देख रहे थे मानो उनको मुझसे कुछ उम्मीद हो। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उन्होंने मुझसे कहा, कुसुम, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। उनके ये दो शब्द ना चाहते हुए भी मुझे मेरे फैसले से पीछे खींचने लगे। मैं कपिल को कोई जवाब नहीं दे पाई और कमरे से बाहर आ गई। मैं घर के गार्डन में आकर रोने लगी और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगी और कपिल के कहे वो दो शब्द भी अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। ये रात मेरे लिए सबसे ख़राब रात थी, क्योंकि जिस रात एक पत्नी अपने पति के साथ होती है, वो रात हम दोनों ने अपनी किस्मत को कोसने में निकाल दी। खैर, सुबह होने से पहले ही मैं अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि मैं किसी के मन में शंका नहीं डालना चाहती थी। जैसे ही कमरे में आकर देखा तो कपिल सोफ़े पर बैठे हुए थे। उनको देखकर मुझसे कुछ और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने मन में इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि इसमें कपिल का कोई दोष नहीं था। मैंने उनका हाथ थामा और उनके गले लग गई। कपिल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। अब तो कपिल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शायद अपने जीवन में पहली बार कपिल इतने खुश हुए थे। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और अपने जीवन की नई शुरुआत की। दूसरे दिन घर के सभी रस्मों को पूरा कर अपने बहू होने की जिम्मेदारी को भी निभाया। मेरी सास को कुछ अचंभा हो रहा था, इसलिए वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद वो यही सोच रही थी कि कपिल की सच्चाई जानने के बाद भी मैं इतनी शांत कैसे हो सकती हूँ। लेकिन मैंने उनको कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अभी भी मुझे उनसे नफ़रत थी। उन्हें शादी से पहले सब कुछ बताना था, पर उन्होंने नहीं बताया। खैर, ऐसे ही दिन निकलते चले गए। कपिल का स्वभाव और विचार इतने अच्छे थे कि मैं उनकी तरफ खिंचती चली गई। कपिल दिन रात मेरा ख्याल रखते और मेरे कुछ बोले बिना ही मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देते। फिल्में दिखाना, बाहर डिनर पर ले जाना, मुझे कोई भी कमी नहीं होने देना। मानो कपिल की पूरी दुनिया मुझ में बस चुकी थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कपिल का यूँ मेरी केयर करना। अब तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा था कि शादी की पहली रात मैं कपिल के बारे में कितना गलत सोच रही थी। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने उनकी एक छोटी सी कमी के कारण उनको छोड़ने तक का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन अब मैं उन्हें अपनाकर अपने रिश्ते को भी तो मैंने आगे बढ़ाया था और कपिल की माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें देखकर ये कभी नहीं लगा कि वो मेरी सास है। मुझे उन दोनों ने कभी यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ, और मैंने अपनी सास की भी की हुई गलती को भुला दिया और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। मैंने और कपिल ने फैसला किया कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और ये नई शुरुआत थी एक बच्चे को गोद लेने की। हम अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चे को गोद लेंगे, उसे अपना नाम देकर उसकी देखभाल करते हुए उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। अब तो कपिल के चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। वो खुद को भी एक आम इंसान की तरह समझने लगे। हम दोनों एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे प्यार से समझाना और अपनी सारी बात मुझसे शेयर करना
ऐसा लगता था कि मैं उनकी आदत बन चुकी हूँ। मेरे लिए भी कपिल बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे। मैं भी अपनी सारी बात उनको बताने लगी और वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते थे। यूं ही हंसते खेलते हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन कपिल अचानक ऑफिस से घर जल्दी आ जाते हैं और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनको किसी काम से 2-3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। और यही बात बताने के लिए कपिल मम्मी के पास चले गए और मैं कपिल का सामान पैक करने लगी, क्योंकि कपिल को शाम को ही दिल्ली के लिए निकलना था। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और कपिल आज वापस आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी। जब कपिल शाम को वापस आए तो बहुत थके हुए होने के कारण वो जल्दी ही सो गए। मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई और कुछ समय बाद मैं भी सो गई। और अगले दिन ही कपिल ने दिल्ली की सारी बात बताई कि उनके 2 दिन कैसे गए, उन्होंने 2 दिन क्या क्या किया, कहीं घूमने गए भी थे कि पूरा दिन काम ही कर रहे थे। ऐसे ही बात करते करते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई और मैं भी सो गई। अब तो मानो ये रोज़ाना का काम हो गया। घर में सबको दूध पीने की आदत थी। खाना खाने के बाद मैं अपनी सास को दूध देकर अपना और कपिल का दूध लेकर अपने कमरे में आ गई। फिर हम दोनों ने मिलकर दूध पिया और दूध पीते ही मेरा सर इतना भारी हो जाता और मुझे जल्दी ही नींद आ जाती। कुछ दिनों तक मैंने इसे इग्नोर किया और सोचा कि शायद थकान के कारण मुझे जल्दी नींद आ जाती है। पर मुझे मन ही मन बहुत बेकार लगता था कि कपिल पूरे दिन ऑफिस का काम करते हैं और रात में मुझसे 2-4 बातें करना चाहते हैं और मैं हूँ कि उनकी बात सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। पता नहीं उनको कैसा लगता होगा। फिर एक दिन कपिल को ब्रेकफास्ट देकर मैंने कपिल से बोला, कपिल, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। दूध पीते ही मुझे नींद आने लगती है। शायद दिन भर की थकान की वजह से मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। आप इसे गलत मत समझना। फिर कपिल हंस पड़े और बोले, पगली, परेशान ना हो। मैं समझता हूँ कि पूरा दिन तुम्हें बहुत काम होता है और तुम थक जाती हो, इसलिए रात में आराम फरमाती हो। और अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद कपिल ऑफिस के लिए निकल गए और मैं सोचने लगी कि रात को जल्दी सो जाना और सुबह उठने के बाद सर का भारी होना, जैसे कि मैंने शराब पी हो, और इतना थकान महसूस करना, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने रात को मुझे गलत तरीके से छुआ हो। फिर मैं खुद पर ही हंस लेती और अपने काम में लग जाती। अब ऐसा ही चलता रहा और मैं इन सब बातों को इग्नोर कर अपने कामों में मग्न हो जाती। एक दिन ऐसे ही मैं अपना काम कर रही थी कि अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मैं सोफ़े पे जाकर बैठ गई। मुझे लगा शायद कमज़ोरी के कारण मुझे चक्कर आ रहे होंगे और दवाई ले लेती हूँ, कुछ देर आराम करके फिर अपना काम कर लूँगी। लेकिन दवाई लेने के बाद भी मुझे कुछ आराम नहीं मिला और कुछ देर बाद मुझे उल्टियाँ भी स्टार्ट हो गई। तभी मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा तुम आराम कर लो, बाकी का बचा हुआ काम मैं कर लूँगी। और मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। लगभग 1 से 2 घंटे आराम करने के बाद जैसे मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे फिर से चक्कर आने लगे। फिर मैंने सोचा दवाई से भी आराम नहीं मिला, लगता है डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, कहीं कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि घर में सभी काम मैं ही करती हूँ और मेरी सास की तबीयत भी ख़राब रहती है, वो काम नहीं कर पाती। ऐसे में मुझे कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो घर में सब कुछ कौन मैनेज करेगा। यही सब सोचकर मैं शाम को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोली कि तुम ब्लड जांच करवाओ, 1 से 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम चेक करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
रिपोर्ट आने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही मानो मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। मेरे पूरे बॉडी में कंपन शुरू हो गई। एक तरफ जब ये खबर किसी विवाहित स्त्री को मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। दूसरी तरफ मैं थी जिस पर यह खबर सुनते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। डॉक्टर भी ये मुझे देखकर बोलने लगी, क्या हुआ, आप इस खबर से खुश नहीं हो? खैर, मैं उनको बताती भी क्या। उनके सामने मैंने झूठी खुशी का दिखावा किया और अपनी रिपोर्ट लेकर वापस अपने घर आने लगी। घर की तरफ आते समय घबराहट की वजह से मेरी तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हुआ। कपिल तो एक किन्नर है, तो मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? और आज तक मैंने किसी भी लड़के को उस नज़र से कभी देखा तक नहीं था। और यही सब सोचते सोचते मैं पसीने से एकदम लथपथ हो गई। मैं यही सोच रही थी कि जब सबको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेंगे। और मुझे चरित्रहीन साबित करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। सब लोगों को मुझ पर कितना विश्वास था, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, और वो सब अब मुझसे छिनने वाला था, और वो भी बिना किसी मेरी गलती के। और मैं अपनी बात कहती भी किससे, अपने अंदर ही अंदर ये बात मैं सोचे जा रही थी और परेशान हो रही थी कि अब क्या करूँगी। तभी मेरे मन में आया कि मैं कपिल से इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि शादी के बाद मैंने आज तक कपिल से कुछ नहीं छिपाया था। और मुझे कभी भी किसी प्रॉब्लम हुई तो कपिल ने उसे समझा है और मेरा साथ दिया है। फिर मेरे कदम वापस रुक गए। मैंने सोचा कि अगर कपिल ने मेरा साथ नहीं दिया तो, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता जिसको ये पता चले कि उसकी पत्नी उसके छुए बिना ही प्रेग्नेंट है और वो इस बात को नॉर्मल लेकर बर्दाश्त कर ले। खैर, जैसे तैसे मैं घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी मैंने अपनी सास के आने की आवाज़ सुनी और अपने आंसू पोंछकर नॉर्मल हो गई। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बहू, डॉक्टर ने क्या बोला, सब कुछ ठीक है ना, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना? तभी मैंने कहा, नहीं नहीं माँ जी, बस थोड़ी सी थकान और कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर मेरी सास बोली, चलो ठीक है, अब तुम आराम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो, काम की टेंशन मत लेना, मैं कर लूँगी। और तुम कपिल को फ़ोन कर दो कि ऑफिस से आते वक्त वो तुम्हारे लिए कुछ ताज़े ताज़े फल ले आएगा, ताकि तुम उसे खाकर थोड़ा और अच्छा फील करो। मैं तो अपने मन में यही सोच रही थी कि आप जिस बहू के बारे में इतना सोच रही हो, उसका इतना ख्याल रख रही हो, उसने तो आपका नाम ही डुबो दिया। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चा है किसका, और बस आंखों से आंसू ही टपके जा रहे थे। लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, फिर ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे एक बात याद आई कि मेरा रात को जल्दी सो जाना और सुबह उठती तो सर का भारी होना और शरीर में इस तरह हलचल होना मानो किसी ने मुझे रात को गलत तरीके से छुआ हो और मेरे साथ कुछ गलत किया हो। पहले तो मैं इस बात को इग्नोर कर देती थी, पर अब मुझे पिछली वो सारी बातें याद आ रही थी और मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने की सोची और उनके कमरे में गई तो देखा कि मम्मी सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि उनकी तबीयत तो वैसे ही ख़राब रहती है और इस बारे में
में जानेंगी तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। यही सोचकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उनको ये बताना ज़रूरी नहीं समझा और कपिल से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। मैंने मन में विचार किया कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले तो मैं कभी इतनी जल्दी नहीं सोती थी। हाँ, अगर कभी कभार तबीयत ख़राब हो जाए, थकान की वजह से जल्दी सो जाती होंगी, पर डेली तो ऐसा नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि इसमें ज़रूर किसी और का हाथ है। अब मैंने पूरी सच्चाई जानने का फ़ैसला किया और सोचा कि मुझे दूध पीने के बाद ही जल्दी नींद आती है। कपिल भी तो दूध पीते हैं और वो भी मेरे साथ ही सो जाते होंगे, और हम दोनों के सोने के बाद ही हमारे कमरे में कोई और आता होगा। यही सब सोचकर मैंने प्लान बनाया कि आज मैं दूध नहीं पीऊँगी और उसके बाद जो होगा वो अपने आप ही सामने आ जाएगा। रात का समय हुआ, मैंने सबको खाना दिया और खाना खाने के बाद मैं अपनी सास को उनके कमरे में दूध देकर आई। अपना और कपिल का दूध अपने कमरे में लेकर आ गई और कपिल से बोली, ओहो कपिल, मैं अपनी दवाई किचन में ही भूल गई, प्लीज़ आप ले आओगे। और कपिल मेरी दवाई लेने चले गए। कपिल के जाते ही मैंने दूध खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया और खाली गिलास को टेबल पर ही रख दिया। जब कपिल कमरे में आए तो उन्होंने खाली गिलास देखकर बोला, कुसुम, इतनी जल्दी तुमने दूध पी लिया? मैंने कहा, हाँ, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। अब पानी भी कमरे में नहीं था, सोचा क्यों ना दूध ही पी लूँ, और मैंने दूध पी लिया। फिर मैंने कपिल से बोला, लाओ मेरी दवाई दो, मैं दवाई खा लेती हूँ। और दवाई लेकर मैं ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही हो, और सोने का नाटक करके मैं सो गई। फिर कपिल ने मुझे छुआ तो उन्हें भी यही लगा कि मैं सो गई हूँ। लेकिन उसके बाद कमरे में क्या हो रहा था मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं महसूस कर सकती थी और सुन सकती थी। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है और 2 से 3 लोगों के बोलने की आवाज़ आती है। कपिल भी कुछ बोल रहे थे। मुझे उन सब की आवाज़ कुछ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तीनों लोग फुसफुसाकर बोल रहे थे। न जाने, मैं सोच रही थी कि न जाने ये लोग क्या बात कर रहे हैं और इतनी रात को हमारे घर पर क्यों आए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पास आया और मेरे कपड़ों को हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी आंखें खोल दी। मुझे एकदम से जागता हुआ देखकर कपिल और उन लोगों के तो होश ही उड़ गए और वो लोग भाग खड़े हुए। कपिल मेरे पास आए और बोले, अरे कुसुम, तुम्हें नींद आई हुई थी ना? इतने में मेरी सास भी वहाँ आ जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो बोली, क्या हुआ? इतने सारे लोग हमारे घर पर क्यों आए थे और तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? तभी मैंने उनसे कहा कि ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए। कपिल तो एकदम चुप थे। फिर मैंने ही उन्हें सारी बात बताई और मैंने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताई। तभी मेरी सास ने कपिल को एक थप्पड़ लगाया और बोली, कपिल, क्या है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कपिल की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, कुसुम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी उन्होंने बताया कि जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ मेरे दोस्तों ने कहा, तू एक किन्नर है, तू अपनी पत्नी को कोई खुशी तो दे नहीं सकता और ना ही उसके मज़े ले सकता है। क्यों ना तू उससे धंधा करवाए, इससे तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। वैसे भी तुझे इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। और उन लोगों ने मेरे मन में पैसों का ऐसा लालच भर दिया कि यहाँ आने के बाद मैंने प्लान बनाया कि रोज़ रात को
कुसुम के दूध में नशे की दवाई मिला दूंगा। उसके बाद कपिल आगे बोलने वाले ही थे कि मम्मी ने फिर से उनको एक तमाचा जड़ दिया और बोली कि हमने तुम्हारी शादी कुसुम से इसलिए करवाई थी ताकि तुम जीवन में कभी अकेले ना रहो, तुम्हें भी जीवन साथी मिले और तुम दोनों एक बच्चा गोद लेकर अपनी ज़िंदगी की खुशियों को अच्छे से जियो। और तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है जो तेरी इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी तेरे साथ है, तुझे छोड़कर नहीं गई, तेरा ख्याल रखती है, तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है और तूने उसके साथ ही ये सब किया। छी, मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस लड़की से तेरी शादी करवा कर। तू है ही ऐसा, तेरी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए सभी लोग किन्नर की शादी नहीं कराते हैं, वो अपना जीवन अकेले ही बिताते हैं। कपिल की सच्चाई जानने के बाद तो मेरे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मैं रोते हुए कमरे से बाहर आ गई और सोचने लगी, मैंने जिस इंसान पर इतना विश्वास किया, जिसमें इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी उसे अपनाया, उसका साथ दिया, उसी ने चंद पैसों के लिए मेरे साथ इतनी घटिया हरकत कर डाली। इतना शरीफ और समझदार दिखने वाला कपिल इस हद तक जा सकता है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और अपना सामान पैक करके अपने मायके आ गई और कपिल से तलाक लिया और इस बच्चे के साथ अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।